Hello everyone, welcome back to my channel Speedy Dentistry. Today we'll be talking about trigeminal neuralgia. Trigeminal neuralgia का मतलब क्या होता है कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व है और न्यूरalgia मतलब नर्व पेन हो रहा है इस पेशेंट को. इसके और भी 3 नाम होते हैं, जैसे बोलते हैं ट्राई फेशियल न्यूरalgia क्योंकि ट्राइजेमाइनल नर्व इन्वॉल्व है और फेशियल रीजन में पेन होता है मतलब न्यूरalgia होता है. उसके अलावा फॉथर गिल्स डिजीज़ क्योंकि साइंटिस्ट ने दिया था, और टिक डोलोरेक्स. इसका मतलब होता है कि स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है. ये कौन से फिल्म स्टार को है? ये सलमान खान को है. तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राइजेमाइनल न्यूरalgia के बारे में सारी चीज़ें. सबसे पहली चीज़ आती है कि ट्राइजेमाइनल न्यूरalgia एग्जैक्टली है क्या. तो इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो एक तो ये है, ये आर्की टाइप होता है. आर्की टाइप का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो कि स्टैंडर्ड हो, मतलब हम जैसे बोलते हैं ना कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, वैसे ही आर्की टाइप का मतलब होता है कि मतलब बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है. तो आर्की टाइप है ये ओरोफेशियल न्यूरalgia का, जो कि फॉलो करता है एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व. मतलब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन, तो जैसे जैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उस रीजन में ही ये पेन कराता है. उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसकी 3 ब्रांचेज हैं, V1, V2 और V3. तो जो ट्राइजेमाइनल न्यूरalgia है वो मेनली अफेक्ट करता है सेकेंड और थर्ड डिवीजन को. इसमें हम ऑलमोस्ट ऑलवेज ये ट्रिगर जोन्स प्रेजेंट होते हैं. ट्रिगर जोन्स क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, और जिसकी वजह से पैरोक्सिस्मल पेन आता है. पैरोक्सिस्मल पेन मतलब अटैक्स होते हैं पेन के, और ये जो सिंगल अटैक होता है ये कितने टाइम के लिए लास्ट करता है? फॉर फ्यू सेकेंड्स टू फ्यू मिनट्स. तो ओरोफेशियल न्यूरalgia ऐसा जो कि एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व को अफेक्ट करे, जिसमें कि V2 और V3 ज़्यादा इन्वॉल्व हो, ट्रिगर जोन्स हो, पैरोक्सिस्म ऑफ पेन हो जो कि फ्यू सेकेंड्स या फ्यू मिनट्स के लिए हो. अब आगे पढ़ेंगे कि इसकी इटियोलॉजी क्या होती है. तो ट्राइजेमाइनल न्यूरalgia जो है उसकी डिफरेंट इटियोलॉजिकल्स हैं. सबसे पहला आता है प्रॉक्सिमिटी ऑफ टूथ, क्योंकि कोई टूथ स्ट्रक्चर पास में था उसकी वजह से पेन हो रहा है. बट जब हमने बहुत सारे मल्टीपल एक्सट्रैक्शन करे उसके बाद भी ये पेन रिलीव नहीं हो रहा था, तो ये थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई. नेक्स्ट आता है पेरिफेरल इंजरी ऑफ सेंट्रल इनहिबिटरी मैकेनिज्म. ये कहती है हमें पता है कि ब्रेन के पास एक क्या होता है, इनहिबिटरी मैकेनिज्म भी होता है. तो अगर कोई पेरिफेरल इंजरी के कारण ये ब्रेन मैकेनिज्म डिप्रेस हो गया था या इनहिबिट हो गया था उस वजह से होता है. नेक्स्ट थ्योरी कहती है कि ये मोस्टली इडियोपैथिक होता है. फोर्थ कम्स, ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है कि जो सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी है उसके एथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से ऐसा होता है. ये आगे हम ट्रीटमेंट में भी पढ़ेंगे कि सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी जो होती है वो सबसे ज़्यादा कंप्रेस करा देती है इस नर्व को, जिसकी वजह से ऐसा होता है. जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सेंसरी रूट है, ठीक है, सेंसरी रूट है, फिर ये V1, V2 और V3 तीनों में सप्लाई कर रही है. अब ऑफेंडिंग वेसल जो है, जो सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, वो क्या करती है, इसको कंप्रेस कर देती है. इसके कंप्रेस होने की वजह से ये नर्व भी जो होती है वो कंप्रेस हो जाती है और पेशेंट को पेन होता है. तो एथीरोस्क्लेरोसिस ऑफ सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी हो गया. उसके अलावा आता है डेंटल फिलिंग्स जो होती है वो भी ट्रिगर अटैक्स को इनिशिएट कर सकती हैं या और ज़्यादा ट्रिगर कर सकती हैं. तो 5 बेसिक थ्योरीज़ हैं अलग अलग. इसमें से मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है कि एथीरोस्क्लेरोसिस हो जाता है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी का. नेक्स्ट कम्स दी क्लिनिकल फीचर्स. तो इसमें आपको कैसे याद रखना है, आपको एक फ़ीमेल को दिमाग में रखना है क्योंकि ये मोस्ट कॉमन किस में होता है, फीमेल्स में होता है. तो एक फ़ीमेल को याद रखना है आपको. उसके अलावा ये मोर देन 50 ईयर्स, मतलब आपको एक बूढ़ी फीमेल को याद रखना है. नेक्स्ट आपको याद रखना है कि राइट साइड जो है उसमें ज़्यादा चांसेस हैं, और राइट साइड में ज़्यादा चांसेस हैं कितना, 1.7:1, और मेल इस टू फीमेल का रेशियो कितना है, मतलब फीमेल में तो 3% चांसेस हैं अगर, तो मेल में कितने हैं, 2% चांसेस हैं. तो 2 रेशियोज़ कौन से हो गए हमारे पास, फीमेल इज़ टू मेल इज़ 3:2 एंड राइट साइड इज़ टू लेफ्ट साइड इज़ 1.7:1. उसके अलावा ये पेन कैसा होता है, ये सियरिंग, स्टैबिंग, लैंसिनेटिंग पेन होता है जो कि इलेक्ट्रिक शॉक को रिजेंबल करता है, मतलब ऐसा लगता है कोई नाइफ से काट रहा है इसको. उसके अलावा ये ट्रिगर किससे होता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग ब्रीज हुई, मतलब हवा चली, कुछ खाने से, या फिर इवन स्माइल करने से भी ये पेन स्टिमुलेट हो जाता है या ट्रिगर हो जाता है. अब इसके ट्रिगर जोन्स क्या होते हैं, तो इसमें ट्रिगर जोन्स में क्या आता है, एक तो एला ऑफ नोज़ आता है, उसके अलावा चीक रीजन आता है,
अराउंड द आई वाला रीजन आता है और वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप्स आता है। तो आपको 4 जोन्स का याद रखना है, अराउंड द आई, एला ऑफ नोज, चीक रीजन एंड वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप्स। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें एग्जैक्टली पेन कैसा होता है और कैसे इसकी साइकिल होती है। तो इसमें 3 बेसिक है कि शुरुआत में तो डल एकिंग पेन होगा, उसके बाद पेन बढ़ता चला जाएगा, फिर कोई पेन नहीं होगा, मतलब सेम इंटेंसिटी पे रहेगा, फिर पेन कम हो जाएगा, फिर नेक्स्ट अटैक आएगा। तो सबसे पहला आता है कि अर्ली पेन जो होता है वो डल एकिंग टूथ को रिजेंबल करता है, मतलब डल एकिंग पेन होता है जो कि रिजेंबल करता है शार्प टूथ एक को। नेक्स्ट होता है लेटर पेशेंट अटेम्प्ट टू सुसाइड, मतलब शुरुआत में तो बहुत कम दर्द हो रहा है और उसके बाद इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। और इन बिटवीन जो सिम्टम्स है उसमें क्या होता है, इन बिटवीन जो अटैक्स है उसमें क्या होता है, पेशेंट सिम्टम फ्री होता है, जिसको बोलते हैं हम कि डिजीज़ का अपने आप ही रिमिशन होने लग जाता है। अब ये बेसिकली होता क्यों है, क्योंकि नर्व जो न्यूरॉन्स टर्मिनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो इंटेंसिटी बढ़ती जाती है और भी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं कि पेशेंट अपना फेस को पूरा क्लेंच कर लेता है और सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। उसके बाद ये फिर से न्यूरॉन जब हाइपरपोलराइज स्टेट में चल जाता है तो रिमिशन हो जाता है, मतलब फ्री ऑफ सिम्टम स्टेज आ जाता है। नेक्स्ट कम्स डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमारे पास आता है माइग्रेन। अब इसमें एक और चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि ज़्यादातर जो ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया या ट्राइफेशियल न्यूरैल्जिया है इसमें यूनिलेटरल पेन होता है पेशेंट को और बहुत कम ये मिड लाइन को क्रॉस करता है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में पढ़ लेंगे। सबसे पहला है माइग्रेन। माइग्रेन से ये कैसे अलग है, अब हमने इसमें पढ़ा था कि इसमें पैरोक्सिस ऑफ पेन होते हैं जो कि फ्यू सेकंड्स या फ्यू आवर्स के लिए ही होते हैं, जबकि माइग्रेन क्या होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आवर्स वगैरह के लिए हो और ना ही इसमें कोई ट्रिगर जोन्स होते हैं। उसके अलावा आता है साइनोसाइटिस, कॉस्टन सिंड्रोम, ट्रॉटर सिंड्रोम और पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया से ये कैसे डिफरेंट है, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया मोस्ट कॉमनली V1 को इफेक्ट करता है, जबकि ये V2 और V3 को ज़्यादा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। तो आपके पास 2 ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहला आता है कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच मतलब आप मेडिसिन देके ट्रीट करोगे। इसमें आता है हमारे पास कार्बामेज़ेपिन। कार्बामेज़ेपिन क्या होता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर है ये, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है एंटी एपिलेप्टिक वाली ड्रग्स में। तो ये क्या होता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर है। तो हमारी नर्व टर्मिनल है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रही थी, इस वजह से ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया हो रहा है पेशेंट को। तो अगर हम इसे ब्लॉक कर पाएँ, इस कंडक्शन को, तो हम पेशेंट के सिम्टम्स को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। तो पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, जिसमें हम कार्बामेज़ेपिन देते हैं। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस होते हैं फेनिटोइन, ऑक्सकार्बाजीन, ये सारे ऑप्शंस दे सकते हैं, लेमोट्रिजीन। फिर आता है हमारे पास माइक्रोवास्कुलर डीकम्प्रेशन। ये पहला सर्जिकल अप्रोच है। माइक्रोवास्कुलर डीकम्प्रेशन का मतलब क्या होता है, अब हमें पता है कि ये हमारा सेंसरी नर्व रूट है, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी थी जो कि इसे कंप्रेस कर रही थी, राइट। ये आर्टरी थी, इसमें एथीरोस्क्लेरोसिस हो गया और ये इस नर्व को कंप्रेस कर रही है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा पेशेंट है, अब हम इसकी ऑसिपिटल रीजन से सर्जरी करना चालू करेंगे, इसको ओपन करेंगे और इसको रिमूव कर देंगे और फिर यहाँ पे एक बैरियर लगा देंगे। तो इसको बोलेंगे माइक्रोवास्कुलर डीकम्प्रेशन, MVD जिसे बोलते हैं। तो हमने क्या करा, सर्जिकल अप्रोच के थ्रू इसको डीकम्प्रेस कर दिया, मतलब ये जो नर्व कंप्रेस हो गई थी इसको हमने फिर से डीकम्प्रेस कर दिया, ठीक है। फिर अब इसमें डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा कि ये सर्जिकल अप्रोच है और ये उन्हीं पेशेंट्स में कर पाएंगे हम जो कि सर्जिकली फिट हैं सर्जरी के अंडरगो करने के लिए। तो दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए हमारे पास। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है परक्यूटेनियस रेडियोथेरेपी थर्मल राइजोटमी। परक्यूटेनियस मतलब हम स्किन के थ्रू जाएंगे, रेडियोथेरेपी यूज़ करेंगे जिसकी वजह से हीट जनरेट होगी, और राइजोटमी मतलब नर्व डैमेज हो जाएगा। सेम चीज़ है, पर अब हम क्या करेंगे, सर्जिकल अप्रोच करने के बजाय हम परक्यूटेनियसली जाकर यहाँ पे रेडियोथेरेपी अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी। इस हीट से स्पेसिफिकली यही डैमेज होगा नर्व जो हमारा गैसेरियन गैंग्लियन था, और फिर राइजोटमी हो जाएगी। नेक्स्ट अप्रोच हमारे पास आती है गामा नाइफ रेडियोथेरेपी। गामा नाइफ रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि हम गामा रेज को यूज़ करेंगे, पर कोई भी नाइफ इन्वॉल्व नहीं होती,
तो इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे ये आपका पेशेंट है, उसको आप एक हेलमेट वियर करा दोगे। इस हेलमेट से रेज निकलेंगी जो कि कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगी एक सिंगल पॉइंट पे, जो कि हमारा गैसेरियन गैंग्लियन है, जिससे क्या हो जाएगा कि अब स्टिमुलेशन नहीं होगा। तो हम इसमें गामा रेज यूज़ करेंगे और कोई नाइफ वगैरह यूज़ नहीं है। तो ये सबसे अच्छा अप्रोच है, पर इसका क्या होता है कि जो इफ़ेक्ट है वो बहुत कम आता है। उसके अलावा इसमें क्या है कि आप इसको रिपीट भी कर सकते हो, तो हम ये ऑप्शन प्रेफर करते हैं आजकल पेशेंट्स में। ये सेम रूल फॉलो करता है जो हम बचपन में यूज़ करते थे, कि हम क्या करते थे, जैसे यहाँ से सनरेज़ आ रही हैं, हम इन सनरेज़ को पेपर पे अगर कॉन्सेंट्रेट करा पाएँ, किसकी मदद से, हम क्या यूज़ करते थे, लेंस यूज़ करते थे। उस लेंस से यहाँ कॉन्सेंट्रेट हो जाती थी और यहाँ पे क्या हो जाता था, पेपर जल जाता था। इस एरिया में पेपर बर्न नहीं होता था, पर इस कॉन्सेंट्रिक पॉइंट पे हो जाता था। तो सेम प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं कि हम एक हेलमेट बना देंगे, उससे रेडियो फ्रीक्वेंसी निकलेगी, गामा रेस कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगी इस पॉइंट पे और डैमेज हो जाएगा। कुल मिला के हमें सर्जिकल अप्रोच में क्या करना है कि जो भी हमारी नर्व है वो डीकम्प्रेस जो हो गई है, या तो हम उसे ठीक कर दें, या फिर हम ये जो नर्व है उसकी सेक्शनिंग कर पाएँ, मतलब उसे हटा पाएँ ताकि वो ज़्यादा सेंसेशन ना करे। या फिर तीसरा तरीका हमारे पास आता है, जो जैसे हमने पढ़ा था कि ये नर्व निकल रही है, ये मिड ब्रेन वाला रीजन्स था, ये पॉन्स था, ये मेड्यूला था, यहाँ से निकल रही है, उसके बाद गैसेरियन गैंग्लियन होता है। तो अगर हम गैसेरियन गैंग्लियन को भी डैमेज कर पाएँ तो भी सेंसरी रूट जो है वो अफेक्ट हो जाएगा और पेशेंट के सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे। Thank you for listening. Stay tuned to my channel for more. Please like, share and subscribe to my channel, Speedy Dentistry.